नमस्कार साथियों, मैं धीरज यादव आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कमेटी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल बच चुका है, शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पे आज हम लोग रीजनिंग का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो क्या कुछ विशेष बातें रहने वाली इस कोर्स के बारे में, इसके ऊपर एक बार ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है आप लोगों से, लेकिन कुछ अन्य मुख्य बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। इस कोर्स की अगर हम बात करें तो इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर चाहे अगर हम एसएससी की बात करें, चाहे हम रेलवे की बात करें या हम अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स की बात करें, यदि आपके सिलेबस में रीजनिंग है तो आप डेफिनेटली उस एग्जाम के प्रश्न को आसानी से बना पाने वाले हैं। एग्जाम कोई भी हो, एग्जाम कैसा भी हो, क्लियर। तो इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया कि हर एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पे सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ, अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट के साथ, अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके जो भी डाउट्स हैं उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप अपने डाउट्स हमसे डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो यहाँ पे क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि ऑफलाइन क्लास में जितना कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाता है उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे आपको मिलने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको बुक्स का पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। आप बुक के पीडीएफ भी यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं कंपटीशन कमेटी के ऐप से या कंपटीशन कमेटी की अगर हम बात करें तो वेबसाइट से, क्लियर। इसकी भी सॉफ्ट कॉपी आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो बात करेंगे हम लोग यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 की। तो लेक्चर नंबर 1 की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो कोर्स है आपके ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम को कवर अप करते हुए हम यहाँ पे चलेंगे। फिर आप किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, तो यहाँ पे जो हमारा अप्रोच होगा वो बिल्कुल डिटेल में हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। रट्टा मार प्रक्रिया को हमें फॉलो नहीं करना है, किसी भी फॉर्मूले को हमें रट करके प्रश्न को नहीं बनाना है। हमारा जो दायरा है, जो आयाम है, उसको हमें सीमित नहीं करना है, क्योंकि आप एग्जाम के लेवल में देख रहे हैं डे बाय डे क्या हो रही, बढ़ोतरी हो रही है। तो हमें भी क्या करना है, उस लेवल के साथ खुद को अपडेट करते हुए चलना है। तो बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से आपको एक काम ये कर लेना है कि अगर आप लोग पहला लेक्चर अटेंड करें तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एक अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के जो लास्ट मोमेंट में आपका हैंड रिटन नोट्स है वो आपका सबसे अच्छा साथी होता है। वहां पे आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं, क्लियर। तो आप भी हमारे साथ साथ यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन की अगर मैं बात करूं तो पहला टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग, क्लियर। कोडिंग डिकोडिंग की अगर हम बात करें तो किसी भी एग्जाम में, अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मुख्य रूप से आपको कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, यानी कि ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में यदि रीजनिंग वहां पे पूछा जाता है तो आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन 1 या 2 देखने को एटलीस्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, यह टॉपिक क्या हो जाता है, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्लियर। अब जैसा कि टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या करेंगे, इस टॉपिक के हर एक एस्पेक्ट को डिटेल से कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन की अगर हम बात करें तो हम इसे हिंदी में कूट भाषा परीक्षण के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में हम इसे किससे कोडिंग डिकोडिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है, कूट भाषा परीक्षण। तो यहाँ पे क्या करना है, ना हिंदी वाले को टेंशन लेना है और ना इंग्लिश वाले को टेंशन लेना है। और अगर आप हमारे सेशंस को देखते आ रहे हैं तो आपको बहुत बार मैंने ऐसे भी प्रश्न दिखाए हुए हैं जहाँ पे आप एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि हिंदी में इसका मीनिंग लिखा हुआ दिखाई देगा, लेकिन वहाँ पे आपको वर्ड एज इट इज केवल हिंदी में उसको लिख दिया जाता है, क्लियर। तो इस कठिनाई से बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें दोनों ही लैंग्वेज पे बेहतर कमांड बना करके रखनी है, फिर एग्जाम कोई भी हो, प्रश्न कोई भी हो, क्लियर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कूट भाषा परीक्षण की, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो जब हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं, यानी कि प्रश्नों के प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, क्लियर, कि कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न कितने प्रकार से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमें यहाँ पे प्रकार देखने को मिलेगा वो मिलेगा हमें अल्फाबेटिकल कोडिंग, क्लियर। अल्फाबेटिकल कोडिंग के बाद अगर मैं बात करूं तो न्यूमेरिकल कोडिंग, न्यूमेरिकल कोडिंग के बाद अगर मैं बात करूं सेल्फ कोडिंग, फिर अगर मैं बात करूं यहां पे सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे
चाइनीज कोडिंग या कॉमन वर्ड कोडिंग, इसे हम चाइनीज कोडिंग के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे बाइनरी कोडिंग, इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंडीशनल कोडिंग, इसके अलावा अगर मैं बात करूं एडवांस कोडिंग, और कुछ मिसलिनियस प्रकार के भी प्रश्न हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे 1 by 1 टाइप्स ऑफ कोडिंग के क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अल्फाबेटिकल कोडिंग, अल्फाबेटिकल कोडिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अल्फाबेट पर आधारित आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं, जहां पे आपको वर्ड भी अल्फाबेट पर बेस्ड ही मिलेंगे और जो इसका कोड होगा वो भी आपको अल्फाबेट पर बेस्ड ही देखने को मिलेगा। इसी प्रकार जब हम न्यूमेरिकल कोडिंग की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल कोडिंग में क्या होता है, आपको जो वर्ड होते हैं वो तो अल्फाबेट के साथ लिखे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इनका जो कोड होता है वो आपको नंबर्स के फॉर्म में लिखा हुआ दिखाई देगा। जब हम सेल्फ कोडिंग की बात करते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है तो उसके जो लेटर्स है उसके केवल सीक्वेंस में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई भी नया एलिमेंट वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो उसे हम सेल्फ कोडिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, तो सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को क्या किया जाता है, दूसरे वर्ड के साथ में सब्स्टिट्यूट किया जाता है। क्लियर? फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉमन वर्ड कोडिंग की, तो कॉमन वर्ड या चाइनीज कोडिंग में क्या होता है, आपको एक सेंटेंसेस के माध्यम से अलग अलग यानी कि 3-4 सेंटेंसेस आपको लिखे हुए दिखाई देंगे और उसमें ईच वर्ड का आपको क्या निकालना होता है, कोड निकालना होता है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में या विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बाइनरी कोडिंग की, तो बेसिकली बैंकिंग के एग्जाम में देखा गया था, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं रिसेंट जो एग्जाम्स हो रहे हैं वहां पे आपको बाइनरी कोडिंग से प्रश्न देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हम लोग इस पर्टिकुलर टाइप को भी यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कंडीशनल कोडिंग, तो कंडीशनल कोडिंग भी आपको बेसिकली देखा जाए तो बैंकिंग के एग्जाम में देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम बात करें अन्य स्टेट एग्जाम्स की तो वहां पे भी आपको कंडीशनल कोडिंग से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? इसके अलावा अगर मैं बात करूं एडवांस कोडिंग, तो ये भी आपको बेसिकली बैंक के एग्जाम में ही देखने को मिलता है और कुछ अन्य मिसलिनियस प्रकार के भी जो प्रश्न हमें देखने को मिल जाते हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो ये तो हो गई बात किसकी, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, यानी कि कितने प्रकार से प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है? अब इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अल्फाबेटिकल कोडिंग। अल्फाबेटिकल अगर हम कोडिंग की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले हमें पढ़ने की आवश्यकता क्या है, अल्फाबेट। अब आप कहेंगे बचपन से तो हम अल्फाबेट पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो क्या कुछ यहाँ पे हमें दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता है या फिर उसी में काम चल जाएगा? तो बचपन से आप जो पढ़ते आ रहे हैं उसी में आपका काम तो चल जाएगा, लेकिन क्या आपने ठीक तरीके से पढ़ाई करी है, इसकी जांच यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ अल्फाबेट्स की, तो इंग्लिश में अल्फाबेट्स हमारे पास कितने होते हैं, 26, ABC DE F G H I J K L और M। यहाँ से हो जाएगा N O P Q R S T U V W X Y और Z। ये हो गए आपके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स। तो अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है, तो नया क्या है इसको भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। अब हम चर्चा करेंगे इसके प्लेस वैल्यू की। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की अगर हम बात करें तो हमने क्या किया, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, यानी कि ईच पार्ट में जो आपके 13 अल्फ़ाबेट्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ए से लेकर के एम तक और फिर एन से लेकर के जेड तक। अगर आप हमारे साथ में हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं तो आपको भी क्या करना है, इस प्रकार से यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है, यानी कि ए से लेकर के एम तक और एन उसके नीचे लिखना है और एन से लेकर के जेड तक आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हम बात करेंगे इसकी प्लेस वैल्यू की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। क्लियर? ये हो गई इन अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू। क्लियर? अब अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो जो भी मैंने लेटर्स लिखे हुए हैं, यानी कि अगर हम बात करें अल्फ़ाबेट सीरीज़ की, तो स्टार्टिंग में अगर हम 26 लेटर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको ए देखने को मिलेगा जब हम लेफ्ट हैंड से शुरुआत करेंगे,
और अगर हम इसको z को लास्ट राइट एंड पे रखते हैं तो लास्ट से हमें z क्या मिलेगा, पहला एलिमेंट मिलेगा। यानी कि शुरुआत से पहले अक्षर की बात करें और अंतिम से पहले अक्षर की बात करें तो यहाँ पे a और z आपको क्रमशः दिखाई देंगे और ये दोनों क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स कहलाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं a की प्लेस वैल्यू हो गई 1, यानी कि a क्या होता है इंग्लिश अल्फाबेट में पहले नंबर पे आता है और z क्या आता है अंतिम नंबर पे आपको z देखने को मिलता है, यानी कि 26 नंबर पे आपको z देखने को मिलता है। जब हम इन दोनों के सम की बात करते हैं, इन दोनों के हम एडिशन की बात करते हैं प्लेस वैल्यू के, तो यहाँ पे आपको सम देखने को मिलता है कितना, 27। क्लियर। इसी प्रकार आप कोई भी यहाँ पे पर्टिकुलर लेटर देखेंगे, उसके अपोजिट लेटर की अगर आप बात करेंगे तो आपको यहाँ पे सम कितना देखने को मिलेगा, 27 देखने को मिलेगा। जैसे मैं h की बात करूं तो h का अपोजिट लेटर होता है s, h की प्लेस वैल्यू 8, s की प्लेस वैल्यू 19, दोनों का सम करेंगे तो आपको 27 देखने को मिलेगा। क्योंकि प्लेस वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 17 और इसका अपोजिट लेटर होता है j, j की प्लेस वैल्यू होती है 10, यानी कि q का अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा j और दोनों के सम की बात करें तो कितना हो जाएगा, 27। क्लियर। तो यहां से हमें एक बात नोट करके लिख लेनी है, नोट करके हमें लिखना है सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑपोजिट लेटर्स इज ऑलवेज 27। ठीक है। विपरीत अक्षरों के स्थानीय मान का योग सदैव क्या होता है, 27 होता है। हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, विपरीत अक्षरों के स्थानीय मान का योग सदैव 27 होता है। क्लियर। तो हिंदी और इंग्लिश किसी को भी यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोनों ही भाषाओं में आपको यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है। अगर मैं नहीं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ तो मैं आपको हिंदी में बोल करके भी लिखा दूंगा। तो बेसिकली ये हो गई बात किसकी, इंग्लिश अल्फाबेट की, यानी कि यहाँ पे हमने चर्चा करी प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स की, यहाँ पे हमने चर्चा करी अपोजिट लेटर्स की। और अगर हमें एग्जाम में प्रश्न आसानी से बनाना है, हमें बेहतर तरीके से इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कमांड हासिल करनी है, तो हमें सबसे पहले इंग्लिश अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर्स क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। यहाँ पे याद करना थोड़ा कठिन हो रहा है, तो यानी कि हम इसके याद करने के तरीके के ऊपर अब चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं फटाफट से कि कैसे हम आसानी से यहाँ पे अपोजिट लेटर्स को याद कर सकते हैं। तो ए के अपोजिट लेटर की अगर हम बात करें तो ए का अपोजिट लेटर होता है z, बी के अपोजिट लेटर की हम बात करें तो बी का अपोजिट लेटर होता है y, सी की हम बात करें तो सी का हो जाएगा x, डी की हम बात करें तो हो जाएगा w, ई की हम बात करें तो हो जाएगा v, एफ की हम बात करें तो हो जाएगा u, जी की हम बात करें तो हो जाएगा t और h की अगर हम बात करें तो हो जाएगा s। क्लियर। इसी प्रकार अगर हम बात करें i की, r, j का अपोजिट लेटर हो जाएगा q, k का अपोजिट लेटर हो जाएगा p, l का अपोजिट लेटर हो जाएगा o, m का अपोजिट लेटर हो जाएगा n। क्लियर। करना क्या, हमें याद कैसे रखना है। तो a का अपोजिट लेटर बचपन से हमें होमवर्क मिलता आ रहा है स्कूल में, A to Z से याद रख सकते हैं, आजाद से याद रख सकते हैं, तरीका कोई भी आप यहाँ पे अपना सकते हैं। देखो रट्टा मार प्रक्रिया को मैंने बार बार बताया कि हमें फॉलो नहीं करना है, तो यहाँ सिर्फ हम तरीके को जानेंगे, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अप्रोच की, कि उस अप्रोच को आप फॉलो करते हुए चलेंगे तो कैसे आसानी से ये बातें आपके दिमाग में फीड हो जाने वाली। हमें दिमाग पे बिल्कुल प्रेशर लेना ही नहीं, हमें लोड लेना ही नहीं है, हमें एकदम कूल एंड काम रखना है खुद को और चीज़ों को सीखते हुए चलना है। और जिस तरीके से आपको अभ्यास बताया जा रहा है उस तरीके से आपको अभ्यास करना है, उस कॉन्सेप्ट उस अप्रोच को आपको फॉलो करना है और आसानी से एक एक बातें आपके दिमाग में बिल्कुल फीड होने वाली हैं। इसीलिए यहाँ पे मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा होगा उससे भी आसानी से यहाँ पे बातें समझ में आए। ठीक है। और उसके बाद हम सेशन को इस लेवल तक ले जाएंगे कि आप किसी भी परीक्षा में बैठते हैं, कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप उसको आसानी से कॉन्फिडेंस के साथ बना पाए। तो ए का अपोजिट लेटर हो जाएगा z, इसको हम A to Z से याद रख सकते हैं, आजाद से याद रख सकते हैं। बी का अपोजिट लेटर हो जाएगा y, जिसको हम बॉय से याद रख सकते हैं। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां भी आपको सुनने को मिल जाएंगी। आजाद नाम का लड़का है, क्रैक्स एंड ड्यू पीता है। ठीक है। तो ये अलग अलग बातें हैं, आपको केवल और केवल अप्रोच को फॉलो करना है। यहाँ पे मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ जिससे आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है। सी के अपोजिट लेटर की अगर हम बात करें तो इसको हम क्रैक्स से याद रख सकते हैं। डी की बात करें तो हम इसे ड्यू से याद रख सकते हैं, डर के आगे जीत है। ई की अगर हम बात करें तो लव, काफी फैमिलियर होंगे आप इस पर्टिकुलर वर्ड के साथ में, यानी कि एल का अपोजिट यहाँ से मिल जाएगा आपको ओ और वी का अपोजिट मिल जाएगा ई, एक तीर से दो निशाने।
ठीक है। चलिए, यानी कि ई का अपोजिट लेटर हो गया यहाँ पे वी और एल का अपोजिट लेटर हो गया ओ, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसको हम याद रख सकते हैं फन से या उफ से, ठीक है। टी की अगर हम बात करें तो इसको आप जीटी रोड या आप इसको जीएसटी, जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे याद रख सकते हैं। एच की अगर हम बात करें तो इसको हनी सिंह, हरभजन सिंह हाई स्कूल, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है, आप वैसे इसको याद रख सकते हैं। आई की अगर हम बात करें तो इंडियन रेलवे, क्लियर। जे की अगर हम बात करें तो जंगल क्वीन, क्लियर। के की अगर हम बात करें तो आप इसे कानपुर से याद रख सकते हैं, कमला पसंद से याद रख सकते हैं, काजू पिस्ता से याद रख सकते हैं, अपना अपना फ्लेवर है, अपना अपना टेस्ट है, ठीक है। तो जैसे आपको लगता है वैसे आप इसको याद रख सकते हैं, कानपुर, काजू पिस्ता या कमला पसंद। एल का अपोजिट हो जाएगा आपका ओ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वी का अपोजिट ई और एल का अपोजिट ओ। एम के अपोजिट लेटर की अगर हम बात करें तो इसे हम मैन से याद रख सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे ये हो गया एक तरीके की बात कि कैसे हम अपोजिट लेटर्स को याद रख सकते हैं। तो फटाफट से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे ए का अपोजिट लेटर क्या है, तो ए का अपोजिट लेटर है जेड। बी के अपोजिट लेटर की बात करें तो वाई, सी के अपोजिट लेटर की बात करें तो एक्स, डी के अपोजिट लेटर की बात करें तो डब्ल्यू, ई का हो जाएगा आपका वी, एफ का हो जाएगा यू, जी का हो जाएगा टी, एच का हो जाएगा एस, आई का हो जाएगा आर, जे का हो जाएगा क्यू, के का हो जाएगा पी, एल का हो जाएगा ओ और एम का हो जाएगा एन। यानी कि कोई भी आपसे लेटर पूछा जाए, डब्ल्यू पूछ दिया जाए तो डब्ल्यू का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहां से एक और बात आप सीख सकते हैं, मैंने आपको बताया सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ अपोजिट लेटर इज ऑलवेज 27। अब हमें पता है कि डी का जो अपोजिट लेटर है वो क्या है, डब्ल्यू है, और हमें डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू नहीं पता है, डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू नहीं पता है। तो हमें पता है डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 4, और हम क्या करेंगे 27 में से 4 घटा देंगे, क्योंकि दोनों का सम कितना हो रहा है, दोनों का सम हो रहा है 27। तो 27 में से 4 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 23, जो कि प्लेस वैल्यू हो जाएगा डब्ल्यू का, ठीक है। तो किसी एक अगर पर्टिकुलर लेटर का आपको प्लेस वैल्यू याद है और उसका अपोजिट लेटर याद है तो भी आप अपोजिट वाले का प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेंगे, किसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेंगे यहाँ पे कि कैसे हम लोग आसानी से प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स को भी याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर मैं चर्चा करूँ तो यहाँ पे आपको हर एक बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा इजोटी। कोई भी आप रीजनिंग की एक किताब उठा के देखिए तो कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक में आपको इजोटी लिखा हुआ दिखाई देगा, जिसकी प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो 5 के मल्टीपल में होती है, 5, 10, 15, 20 और 25, क्लियर। अब आप कहेंगे कि क्या इजोटी को याद करने से हमें सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी, क्या एट अ मोमेंट हमारे माइंड में, हमारे टंग पे इनकी प्लेस वैल्यू रहने वाली है, क्या लेटर्स को देख करके हमारे दिमाग में उनकी प्लेस वैल्यू भी आने वाली है, या फिर इसके लिए हमें अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता है। तो देखो, बिल्कुल ईमानदारी वाली अगर मैं बात बताऊं तो इसको पढ़ करके, इसको रट करके कभी भी आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं होने वाली है, लेकिन यह आपको याद करने में सहायता जरूर प्रदान करेगा। जैसे आपको एस की प्लेस वैल्यू चाहिए हो तो हमें पता है टी की प्लेस वैल्यू 20 और एस टी से जस्ट पहले आता है, तो यानी कि एस की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19। तो इस प्रकार से जब आप निरंतर रूप से क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपका भी क्या हो जाएगा, कमांड बेहतर हो जाएगा, आपको भी इनकी प्लेस वैल्यू कंठस्थ हो जाएगी, क्लियर। इसके दूसरे अगर मैं तरीके की बात करूं तो यहाँ पे हम लोग सीफी लॉरेक्स से भी याद रख सकते हैं, CFILORUX, क्लियर, जो कि आपके 3 के मल्टीपल में क्या है, प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स आपको 3 के मल्टीपल में देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आप इसको सीफी लॉरेक्स से भी याद रख सकते हैं, आप इसको इजोटी से भी याद रख सकते हैं। तो ये हो गई बात किसकी, प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स की, अपोजिट लेटर्स की। अब ये बातें कितनी आपको हेल्प करेंगी, कितनी आपको सहायता करेंगी जब हम लोग प्रश्नों की चर्चा करेंगे, या कुछ और भी जानकारी है जो हमें जानना आवश्यक है जब हम बात कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग की, ठीक है। तो अन्य जानकारियों के ऊपर भी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं जो कि हमें जानना आवश्यक है यदि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्नों को आसानी से बनाना चाहते हैं, क्लियर। चलिए, तो बात कर लेते हैं यहाँ पे पैटर्न्स की, किसकी, कुछ पैटर्न होते हैं जिनको फॉलो करके आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस कई बार देखने को मिलते हैं। तो वो पैटर्न कौन से, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं, क्लियर। एक तो हो गया आपको जब कोड सामने सामने लिखा हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं
जब आपको इस प्रकार से कोड लिखा हुआ दिखाई देगा, इसको आप लोग बनाते हुए चलेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, क्लियर, जब आपको कोड इस प्रकार से आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, क्लियर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इस प्रकार से आपको यहाँ पे कोड इंटरचेंज होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। तो इन पैटर्न्स का यूज कैसे करना है, इन पैटर्न का यूज क्या है, इसके ऊपर भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप क्या करिए, पैटर्न्स को फटाफट से ड्रॉ कर लीजिए, क्लियर। बाकी पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, लेकिन जब आप बैठे हैं तो सीरियस होकर के बैठिए, ठीक है। आप अपना कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे और अपने हैंड रिटन नोट्स को बनाते हुए चलेंगे। चलिए, अब इन पैटर्न्स का यूज क्या है, तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे सीधे प्रश्नों पर आएंगे और जानेंगे कि इन पैटर्न्स का यूज क्या है और प्रश्न हमें किस प्रकार से देखने को मिलते हैं। तो मान लेते हैं हमने कहा इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्मार्ट इज रिटन एज SMART, यानी कि किसी कूट भाषा में स्मार्ट को लिखा जाता है HNZI और G, क्लियर। तो उसी कूट भाषा में बोर्ड को क्या लिखेंगे, प्रश्न आपसे पूछा किसी कूट भाषा में स्मार्ट को लिखा जाता है HNZIG, तो उसी कूट भाषा में बोर्ड को क्या लिखेंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो लॉजिक आपको देखने को मिल रहा है, हमने क्या किया, अक्षरों के विपरीत अक्षर को यहाँ पे लिख दिया है। यानी कि शब्द स्मार्ट में जो भी आपको अक्षर दिखाई दे रहे हैं, जैसे S आपको दिखाई दे रहा है, तो S का विपरीत अक्षर क्या होता है, H होता है, M का अपोजिट लेटर N होता है, A का अपोजिट लेटर Z होता है। लॉजिक आपको पता चल गया और साथ ही साथ यह भी पता चल गया कि यहाँ पे जो कोड है लेटर्स के, वो उनके सामने सामने लिखे गए हैं। यानी कि बोर्ड की जब हम कोड की बात करेंगे तो B का अपोजिट लेटर Y हो जाएगा, O का अपोजिट लेटर L, A का Z, R का I और D का W, यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन इसी प्रश्न को यदि इस प्रकार से पूछा जाता है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्मार्ट इज रिटन एज, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो T का अपोजिट G, R का अपोजिट I, A का अपोजिट Z, S का अपोजिट H और M का अपोजिट N। फिर आपसे पूछा होता बोर्ड के लिए कोड क्या होगा, तो आप क्या करते, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बोर्ड का भी क्या लिखते, कोड लिखते। तो पैटर्न आपके वेरियस हो सकते हैं, बेसिकली जो आपको पैटर्न देखने को मिलते हैं वो यहाँ पे आपको बनवा दिए गए। इसके अलावा भी अन्य पैटर्न पर बेस्ड आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी कि नंबर ऑफ लेटर्स ऊपर या नीचे हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको 5 या 6 ही नंबर ऑफ लेटर्स देखने को मिले। तो नंबर ऑफ लेटर्स के अकॉर्डिंग वहां पे पैटर्न्स आपके चेंज होते हुए भी आपको दिखाई देंगे। तो ये हो गई बात किसकी, पैटर्न की। पैटर्न के अलावा क्या हमें यहाँ पे जानना होगा, तो अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू। अल्फाबेट पर बेस्ड अगर हम बात करें अपोजिट लेटर्स की, तो अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट क्या था, सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ अपोजिट लेटर ऑलवेज 27 मिलेगा हमें, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम लोगों ने कुछ पैटर्न को देखा। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है आपका लॉजिक। यानी कि अगर आपको ये सभी बातें पता है लेकिन आपको लॉजिक नहीं पता है तो आप क्वेश्चंस को नहीं बना पाएंगे। तो वेरियस लॉजिक्स जिनके तहत प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे डिस्कस करते हैं फटाफट से हम लोग लॉजिक्स। और लॉजिक्स अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो अल्फाबेट पर बेस्ड जो आपके कोडिंग के क्वेश्चन होते हैं उन पर आधारित हम लोग यहाँ पे लॉजिक्स की चर्चा करेंगे। इसके बाद जब हम न्यूमेरिकल कोडिंग की बात करेंगे, जब हम सेल्फ कोडिंग की बात करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे अलग अलग जो लॉजिक्स आपके बनते हैं उन पर्टिकुलर टॉपिक अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की, तो उसको हम लोग वहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लॉजिक्स की,
तो लॉजिक्स की अगर हम बात करें तो लॉजिक का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक लॉजिक्स को यहाँ पे लिख लेते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लॉजिक की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पे लॉजिक हम लोग लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं अपोजिट लेटर्स। ठीक है, पहला जो हमें लॉजिक यहाँ पे देखने को मिल रहा है अपोजिट लेटर, जिसका अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था। कैसे दिया था, यहाँ पे अगर मैंने कहा क्लास इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, क्लास इज रिटन एज XOZHH, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर स्टडी इन द सेम कोड लैंग्वेज। यानी कि किसी कोड भाषा में यदि हम क्लास को लिखते हैं XOZHH तो उसी कोड भाषा में हम स्टडी को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे अगर आप लॉजिक की बात करेंगे तो C का अपोजिट लेटर होता है X, L का अपोजिट लेटर होता है O, A का अपोजिट लेटर होता है Z, S का अपोजिट लेटर होता है H, S का अपोजिट लेटर होता है H। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके आंसर की तो ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा आपका G, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा आपका W और ये हो जाएगा आपका B। यहाँ पे भी हमें क्या कर देना था, अपोजिट लेटर लिख देना था ईच लेटर के लिए। ठीक है, क्लियर। तो अब ये जो आपका लॉजिक है अपोजिट लेटर का, यहाँ पे मैंने सामने सामने लिख दिया। ये पर्टिकुलर लॉजिक या कोई भी जो लॉजिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सामने सामने भी हो सकता है और किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता हुआ भी देखने को मिल सकता है। क्लियर, चलिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे अगले लॉजिक की, तो अगले लॉजिक पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे एडिशन। एडिशन की अगर हम बात करें तो इसी प्रश्न को, या चलो अलग से एक प्रश्न ले लेते हैं। हमने कहा बॉटल, चलिए बॉटल की अगर हम बात करें तो हमने कहा इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बॉटल इज रिटन एज DQVV और यहाँ पे अगर हम बात करें तो N और G। ठीक है, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर मार्कर इन द सेम कोड लैंग्वेज। तो उसी कूट भाषा में मार्कर का कोड क्या होगा। तो लॉजिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 15, यहाँ पे 17, यहाँ पे हम बात करें तो 20, 20, 12, 5, यहाँ पे हम बात करें तो 22, 22, 14 और 7। क्लियर। तो आप देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, +2 करके यहाँ पे इसका कोड निकाल ले रहे हैं या एक लेटर छोड़ करके अगला वाला लेटर हम एज अ कोड यहाँ पे कंसीडर कर ले रहे हैं। तो इसी प्रकार जब हमसे मार्कर के लिए कोड पूछा जाएगा तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, +2 करेंगे, यानी कि 13 2 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, 18 2 की बात करें तो 20 हो जाएगा, 11 2 की बात करें तो 13, 5 2 की बात करें तो 7 और 18 2 की बात करें तो 20। अब ये कब होगा, जब आपको लेटर के साथ साथ प्लेस वैल्यू भी देखने लग जाओगे आप, तो क्या हो जाएगा, आसानी से आप ओरली माइंड में बिना कॉपी पेन यूज करे आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये बातें आपको प्रैक्टिस से इंप्रूव होती हुई दिखाई देंगी। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आप खुद इतने सक्षम हो जाओगे कि आप इसको डायरेक्टली बना सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे चर्चा करें किसकी, लॉजिक्स की। तो यहाँ पे लॉजिक के तौर पे आपको एडिशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें तो प्रीवियस लेटर्स आपको लिखे हुए मिल सकते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो अगला लॉजिक यहाँ पे आप लोग सब्ट्रैक्शन लिख लेंगे। क्लियर। तो मुझे नहीं लगता कि एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन यहाँ पे बताने की आवश्यकता है। आप क्या करेंगे, लेटर्स में माइनस करते हुए चले जाएंगे या प्रीवियस लेटर्स को जितने भी आपके कम करके लिखे हुए होंगे उतने ही आपको कोड में भी कम करके लिखते हुए चले जाना है। ठीक है, चलिए इसको मैं फिलहाल के लिए यहाँ से, ओके ठीक, इसको फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे दूसरे पेज पर ले लेता हूँ। अभी तक हम लोगों ने देखा यहाँ पे अपोजिट लेटर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसके बाद अगर हम बात करें लॉजिक की तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब ये क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में हम इसे लिखेंगे अक्षरों के स्थानीय मान के अंकों का योग। क्लियर, हमने कहा अक्षरों के स्थानीय मान के अंकों का योग। जैसे हमने कहा इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अर्थ इज रिटन एज, क्लियर, अर्थ इज रिटन एज EAIB और H, then what will be the code for
चेयर इन द सेम कोड लैंग्वेज। यदि किसी कूट भाषा में अर्थ को लिखते हैं EAIBH तो उसी कूट भाषा में चेयर का कोड क्या होगा। तो जब हम लॉजिक की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस प्रकार के लॉजिक में सबसे पहले तो समझिए लॉजिक किस प्रकार से यहाँ पे अप्लीकेबल हो रहा है। तो हम बात कर लेते हैं फटाफट से प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू की बात करें तो 5 1 9 2 8। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि उन लेटर्स में जो कि क्या है सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू वाले लेटर्स हैं, कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार के लॉजिक्स को आप आइडेंटिफाई भी कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जब हम क्या कर रहे हैं इसको कोड में परिवर्तित कर रहे हैं तो यहाँ पे उन लेटर्स के कोड में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है जो कि सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू वाले लेटर हैं या अक्षर हैं। ठीक है, जैसे कि ई को आपको ई आपको ई के तौर पे ही देखने को मिल रहा है, ए आपको एज इट इज देखने को मिल रहा है, जबकि आर आपको यहाँ पे आई के रूप में देखने को मिल रहा है। ठीक है, टी आपको बी के रूप में देखने को मिल रहा है, जबकि एच आपका सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू वाला लेटर है तो एज इट इज देखने को मिल रहा है। तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, इसकी जो प्लेस वैल्यू है इनके डिजिट्स का हम क्या कर दे रहे हैं, सम कर दे रहे हैं। इनके डिजिट्स का हम क्या कर दे रहे हैं, एडिशन कर दे रहे हैं, योग कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर 2 + 0 करेंगे तो 2 मिलेगा और 2 प्लेस वैल्यू होती है बी की, तो ये आपको एज अ कोड देखने को मिल रहा है। 18 की बात करें तो 1 + 8 करेंगे तो हमें 9 मिलेगा और यहाँ पे हमें आई देखने को मिल रहा है एज अ कोड। अब यहाँ पे हमें विशेष ध्यान क्या देना है, देखो यहाँ पे भी अगर हम इसको परिवर्तन करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें एज इट इज और यहाँ पे मिल जाएगा हमें आई, क्योंकि आर की प्लेस वैल्यू होती है 18 तो 8 1 को जोड़ेंगे तो 9, बाकी सब आपके सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू वाले लेटर है तो आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, तो ये आपको आइदर एज होल देखने को मिल सकते हैं या तो आपको यूनिट डिजिट में चेंज होकर के देखने को मिल सकते हैं। तो आइदर एज होल की बात करें तो इंग्लिश अल्फाबेट में एकमात्र ऐसा लेटर है एस जिसकी प्लेस वैल्यू का जब आप सम करेंगे तो आपको 2 डिजिट का एक नंबर मिलेगा, यानी कि 9 + 1 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 10 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम एस के कोड की बात करें तो एस का कोड आपको जे लिखा हुआ भी देखने को मिल सकता है, और अगर हम बात करें यहाँ पे एस के कोड की तो एस का कोड आपको ए लिखा हुआ भी देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हमने क्या किया, इनकी प्लेस वैल्यू के डिजिट्स का सम यूनिट डिजिट में कन्वर्ट कर दिया तो 1 + 0 यहाँ पे आपको 1 मिलेगा जो कि प्लेस वैल्यू होती है किसकी, ए की। क्लियर। इसी प्रकार से यहाँ पे जब हम बात करते हैं सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू तो कुछ अन्य लॉजिक्स को भी आप यहाँ से समझ सकते हैं जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू, डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू। ठीक है, इसी क्वेश्चन में हम लोग समझते हैं, यानी कि अगर आपको दिया होता है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अर्थ इज रिटन है, जिसके नीचे मैं लिख दे रहा हूं इसका कोड अलग से। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका अलग हो गया। तो अर्थ इज रिटन एज आपको यहाँ पे अगर देखने को मिलता है ई ए जी बी और एच, तो यहाँ पे देखेंगे आपको आई मिला, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, जी मिल रहा है। यानी कि 8 और 1 के डिफरेंस की जब हम बात करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे प्लेस वैल्यू किसकी होती है, जी की होती है। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू हो गया। इसी प्रकार से आपको मल्टीप्लाई होता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी कि अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू, यानी कि प्लेस वैल्यू के डिजिट्स का प्रोडक्ट हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि 8 × 8 यहाँ पे आपको कोड एज अ एच भी देखने को मिल सकता था। यानी कि 8 × 1 करोगे तो 8 मिलेगा, यहाँ पे 2 × 0 करोगे तो आपको 0 मिलेगा। लेकिन उस केस में क्या होगा कि आपको कोई भी ऐसा लेटर लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा, जैसे कि अगर हम बात करें जे, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे टी, जिसका प्रोडक्ट अगर हम बात करें डिजिट्स का प्रोडक्ट करने पे हमें संख्या क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। वो लेटर्स आपके यूज होते हुए दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, समझ गए बात को। तो यानी कि अगर हम बात करें डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू और साथ ही साथ प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू। क्लियर। इसी प्रकार अगर हम बात करें, ये जो लॉजिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये आपके पैटर्न को तो फॉलो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हम बात करें पूछे गए वर्ड के अक्षरों के अगर हम बात करें अपोजिट लेटर के लिए भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। जैसे हमने कहा, इसी वर्ड को हम पकड़ लेते हैं, हमने कहा इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज EARTH अर्थ इज रिटन एज, ठीक है, यहाँ हो गया डी, यहाँ हो गया एच, यहाँ हो गया आई, यहाँ हो गया आपका जी और यहाँ हो गया आपका जे। ठीक है, और यहाँ पे आपको ए भी देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, तो लॉजिक आपका सेम लग रहा है, लॉजिक आपका क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, लेकिन एप्लीकेबल कैसे हो रहा है इसकी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखो ई का अपोजिट लेटर क्या होता है, ई का अपोजिट लेटर होता है आपका वी, और वी की प्लेस वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 22। तो 2 + 2 करोगे तो मिल जाएगा 4, जो कि प्लेस वैल्यू होती है डी की।
ए का अपोजिट लेटर होता है Z, जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 26, तो 2 + 6 करोगे तो मिल जाएगा आपको 8, जो कि प्लेस वैल्यू होती है H की। R का अपोजिट I होता है तो यहाँ पे आपको 9 मिल जाएगा। T का अपोजिट G होता है तो यहाँ पे आपको 7 मिल जाएगा। H का अपोजिट होता है S, जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 19, तो 9 + 1 अगर 10 के रूप में यहाँ पे कंसीडर करोगे तो J मिल जाएगा, और 10 + 1 + 0 करोगे 1, तो यहाँ पे आपको ए के रूप में देखने को मिल सकता है। यानी कि ये जो मैं लॉजिक की चर्चा कर रहा हूँ ये आपको सीधे सीधे देखने को मिल सकते हैं, इनके अपोजिट लेटर पर एप्लीकेबल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी कि ये आपको आवश्यक है, अगर आप प्रश्नों को आसानी से बनाना चाहते हैं तो इन लॉजिक्स से आपके अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आपकी यहाँ पे बेहतर क्या हो जाएगी, कमांड हो जाएगी। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे सीधे प्रश्नों की कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ये बेसिक बात है, अगर आपने नहीं सीखी और आप सीधे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको कठिनाई होगी, आप प्रश्नों को बनाने में क्या करेंगे, डिफिकल्टी फेस करेंगे। तो ये बेसिक बातें हैं, ये आपको जानना आवश्यक है। अब सीधे हम लोग यहाँ पे प्रश्नों की ही चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रश्नों की यदि मैं यहाँ पे बात करूं तो सीधे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे। प्रश्नों की बात करूं तो आपको यहाँ पे प्रश्न देखने को मिल रहा है और आप इस प्रश्न को आसानी से ओरली बना पाएंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे चर्चा करेंगे किसकी, अप्रोच की, कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए प्रश्नों को बनाने के लिए। ठीक है, तो आज के सेशन की अगर हम बात करें तो आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जो अभी तक हम लोगों ने बेसिकली लॉजिक्स में सीख लिया है। ठीक है, तो पहले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो अप्रोच, क्योंकि हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे छात्र अभी जुड़े हुए होंगे, अभी उन्होंने ज्वाइन किया होगा, जो पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, या जिन्होंने अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना शुरू किया हुआ है, तो उन छात्रों के लिए भी और जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए भी, दोनों के लिए यहाँ पे आपको कंटेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, विद कॉन्सेप्ट्स। तो अगर हम बात करें, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लॉकर इज रिटन एज OLXPVI, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर ग्लोबल इन द सेम कोड लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि हिंदी की अगर हम बात करें तो किसी निश्चित कोड भाषा में लॉकर को OLXPVI के रूप में लिखा जाता है, तब उसी कोड भाषा में ग्लोबल के लिए कोड क्या होगा। चलिए समझते हैं अप्रोच। तो अप्रोच की अगर हम बात करें तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे अप्रोच करना है। आपको लिख लेना है वर्ड, वर्ड के नीचे लिख लेना है आपको इसका कोड। क्लियर, और यहाँ पे आप लिखेंगे दोनों की प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें 12, 15, 3, 11, 5, 18, 9, 22, 16, 24, 12 और 15। क्यों मैं ऐसा करने को बोल रहा हूं, क्योंकि आप जब स्टार्टिंग में ये काम करेंगे, इस प्रक्रिया को जब आप फॉलो करेंगे तो आप ऑब्वियस सी बात है पेपर पे क्या करेंगे, अलग से अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू लिख करके रखे होंगे, जो कि ट्रिक्स वगैरह से आपको याद नहीं होने वाला। जब आप इस प्रक्रिया को फॉलो करेंगे, बार बार आप लेटर्स को लिखेंगे, उनकी प्लेस वैल्यू को लिखेंगे, 20 से 25-30 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे इस अप्रोच के साथ में, तो आपको प्लेस वैल्यू भी याद हो जाएगी, अपोजिट लेटर्स भी याद हो जाएगा, साथ ही साथ वेरियस टाइप के लॉजिक से भी आप अच्छी तरीके से फैमिलियर हो जाएंगे, अच्छे तरीके से आपकी जान पहचान हो जाएगी। क्लियर, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि 12 यहाँ पे 15 दिखाई दे रहा, तो ये +3 भी हो सकता है, और इन दोनों का अगर हम सम करें तो यहाँ पे 27 भी आपको देखने को मिल रहा है। 15 से 12 हो जा रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे -3 भी हो रहा है, या अगर हम बात करें तो अपोजिट लेटर भी यहाँ पे आपको एज अ कोड देखने को मिल सकता है। 3 से 24 हो रहा है, यानी कि ये वाला लॉजिक आपको यहाँ पे फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर हम बात करें सीधे सीधे हमें पता तो चल गया था कि लॉजिक क्या है, अपोजिट लेटर है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अभ्यास की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सीखने की। अगर आपको सीखना है तो आपको इस प्रक्रिया को फॉलो करना होगा, आपको करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे लॉजिक की, तो लॉजिक क्या लगता हुआ दिखाई दे रहा है, अपोजिट लेटर। ठीक है, हर एक लेटर का अपोजिट लेटर आपको एज अ कोड के रूप में देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है कि आपको अभी तक अपोजिट लेटर्स याद हो चुके होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे ग्लोबल की, तो जी का अपोजिट क्या होता है, मैंने बताया था GST से हम इसको याद रख सकते हैं। जी का अपोजिट हो जाएगा T, यानी कि एक ही विकल्प हमें देखने को मिल रहा है जिसको हम एज आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्मार्ट तरीका प्रश्न को बनाने का। फिलहाल आपको यहाँ पे अप्रोच को फॉलो करने की आवश्यकता है। आप इस प्रकार से प्रश्न को बनाएंगे जब तक कि आपको O के साथ साथ 15 नहीं दिखने लग जाता, L के साथ साथ 12 नहीं दिखने लग जाता, और B के साथ तो 2 ऑब्वियस सी बात है, आपको याद ही होगा। G की अगर हम बात करें तो प्लेस वैल्यू होती है 7, X की प्लेस वैल्यू होती है 24, V की होती है 22। कोई भी आप लेटर देखते हैं तो आपको उसकी लेटर के साथ साथ प्लेस वैल्यू भी दिखने लग जाए तो समझ लीजिए आपको ये प्रक्रिया अभी कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, जहां लगेगा फिर वहीं पे आप इस प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए आगे के भी यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो L का अपोजिट हो गया O का अपोजिट हो गया L, B का अपोजिट हो गया Y, A का अपोजिट Z, L का अपोजिट O। एग्जाम हॉल में आपको ये चेक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ही विकल्प दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ नन ऑफ दिस जैसे विकल्प आपको यहाँ पे देखने को
नहीं मिल रहे हैं। क्लियर। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो यहाँ पे बोला जा रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में सोशल को हम लोग लिखते हैं UQEGYJ के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तब उसी कूट भाषा में इम्पैक्ट के लिए कूट क्या होगा। यानी कि अगर हम बात करें इंग्लिश की, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सोशल इज रिटन एज UQEGYJ, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर इम्पैक्ट इन द सेम कोड लैंग्वेज, ठीक है। तो अप्रोच की अगर हम बात करें तो सेम अप्रोच को हमें फॉलो कर लेना है, SOCIAL, ये हो गया आपका सोशल। कोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा UQEGY और J, ये हो गया आपका कोड। अप्रोच आगे हमने क्या बताया था, यहाँ पे हमें लिखना है प्लेस वैल्यू, तो ये हो गया 19 15 3 1 1, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 9 1 और 12। यहाँ पे हम बात करें तो 21 17 5 7 25 और 10। क्लियर। अब यहाँ पे अगर आप इन नंबर्स को देखेंगे तो 19 से हो जा रहा है 21 यानी कि +2, 15 से हो जा रहा है 17 यानी कि +2, 3 से हो जा रहा है 5 यानी कि +2, 9 से हो जा रहा है 7 यानी कि -2, 1 से हो जा रहा है 25। अब समझिए z की प्लेस वैल्यू होती कितनी 26। z के बाद जब हमने फिर से a लिखा, a से z तक गए, फिर से a लिखा, तो इसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं 27 कंसीडर कर सकते हैं, b को हम 28 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप a से जाओगे -1 करोगे तो आपको z मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप 1 से 26 देखोगे नंबर के रूप में तो आपको थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है। तो कहीं अगर मैं 27 बोलता हूँ, a को, b को मैं 28 बोलता हूँ, c को मैं 29 बोलता हूँ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो 27 में से 2 घटाओगे तो बनेगा कितना 25, यानी कि यहाँ पे भी आपको -2 होता हुआ दिखाई दे रहा है। और 12 में से 2 घटाओगे तो मिलेगा 10, यानी कि यहाँ पे भी आपको -2 होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग आपके हाफ में, यानी कि अलग अलग अर्धांशों की अगर हम बात करें तो अलग अलग अर्धांशों में आपको अलग अलग लॉजिक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट हाफ की बात करें तो फर्स्ट हाफ के लिए आपको लॉजिक अलग देखने को मिल रहा है, और सेकंड हाफ की बात करें तो सेकंड हाफ में आपको लॉजिक अलग देखने को मिल रहा है। सेम चीज हमें एप्लीकेबल करनी है पूछे गए वर्ड पे। तो टी की प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो होती है 20, मिलेगा 18 प्लेस वैल्यू होती है आर की, यानी कि एक ऑप्शन हो गया आपका एलिमिनेट। मैं लास्ट से यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, -2 करोगे तो मिलेगा ए, यानी कि आपका एक ऑप्शन और हो गया एलिमिनेट। इसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरे लेटर को हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दोनों में कोड क्या है सेम है। पी की बात करें तो प्लेस वैल्यू होती है 16, 16 + 2 करोगे तो मिलेगा 18, यानी कि ऑप्शन की अगर हम बात करें तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। बचे हुए 2 लेटर्स की अगर हम बात करें तो आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, 9 + 2 करोगे 11, जो कि प्लेस वैल्यू होती है के की। एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, और यहाँ पे देखने को मिल रहा है ओ, जिसकी प्लेस वैल्यू होती है कितनी 15। क्लियर। तो बिल्कुल आराम से इत्मीनान से आपको कॉन्सेप्ट को फॉलो करते रहना है। अभी आपको रेस नहीं लगानी है, रेस लगवाएंगे आपसे, उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिए। जब हम रेस लगवाएंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि कब आंसर निकला और आप पीछे छूट गए रेस में, ठीक है। तो अभी इत्मीनान से आपको क्या करना है, हर एक बात को समझते हुए, हर एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए, जिस अप्रोच से आपको बताया जा रहा है उस अप्रोच को आप फॉलो करते हुए चलेंगे। बाकी रेस लगवाएंगे आपसे और देखेंगे कि वहां आप कितने तेजी से प्रश्नों को बना पा रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फीमेल इज रिटन एज KADGPC, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर लेडीज इन द सेम कोड लैंग्वेज। तो चलिए अप्रोच को फॉलो करते हैं फटाफट से। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो गया FEMALE, ठीक है, फीमेल। और यहाँ पे अगर हम बात करें KADGPC, ठीक है, ये हो गया कोड। प्लेस वैल्यू की बात करें तो 6 5 13 1 12 और 5। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 11 1 4 7 16 और 3। क्लियर। अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 6 से हो जा रहा है कितना 11, 5 से हो जा रहा है 1, यानी कि 6 से 11 यानी कि +5, 5 से 1 हो जा रहा है यानी कि -4, 13 से 4 हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जब प्रॉपर सीक्वेंस बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, इट मीन्स यहाँ पे आपको लॉजिक भी लगता हुआ नहीं दिखाई देगा। दूसरा अगर हम बात करें, यहाँ पे सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू वाला लेटर है, लेकिन यहाँ पे आपको लेटर भी चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर। अब आपको करना क्या है, जब इस प्रकार से आप अप्रोच फॉलो करते हैं और आपको यहाँ पे प्रश्न बनता हुआ दिखाई नहीं देता है सामने सामने, तो दूसरा हमारे पास जो ब्रह्मास्त्र है वो क्या है, वो है आपका पैटर्न। यानी कि हमें क्या करना है, पैटर्न को यहाँ पे यूज करके देख लेना है। पैटर्न मैंने आपको बताया कि अलग अलग तरीके से पैटर्न आपको देखने को मिले।
तो पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं m की बात करूं तो m की प्लेस वैल्यू होती है 13। अब m का इंटरचेंज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो m का इंटरचेंज हम इधर कर सकते हैं, m का इंटरचेंज इधर कर सकते हैं, सामने कर सकते हैं या क्रॉस में कर सकते हैं, ठीक है। वेरियस तरीके से यहाँ पे पैटर्न आपको बन सकते हैं, लेकिन इसके आसपास की प्लेस वैल्यू आपको कहाँ देखने को मिली, तो आप देखेंगे यहाँ पे 13 से 11 देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 6 से कितना देखने को मिल रहा है, 4 देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो -4 आप कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो -2, यहाँ पे अगर हम बात करें तो -4, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो -2। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो 5 से हो जा रहा है 7, 1 से हो जा रहा है 3, यानी कि +2, और 12 से हो जा रहा है 16, यानी कि +4। तो अगेन आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हाफ के लिए अलग लॉजिक और सेकंड हाफ के लिए अलग लॉजिक। तो जब आप प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जब आप पैटर्न्स को फॉलो करेंगे, तो आप डायरेक्टली क्या कर पाएंगे, यहाँ पे लॉजिक फाइंड कर पाएंगे और आसानी से प्रश्न को बना पाएंगे। तो फिलहाल हमें क्या करना है, हर एक प्रकार के लॉजिक से, हर एक प्रकार के जो प्रश्न यहाँ पे बनते हैं उनसे फैमिलियर होना है, उनसे जान पहचान बढ़ानी है, ताकि एग्जाम में जाते मान वो हमें पहचानने से इनकार ना कर दे कि भाई तुम कौन हो, और हम वहाँ पे कसम खा के बैठ जाएं कि आज या तो क्वेश्चन रहेगा या तो हम रहेंगे। हमने तो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रखी है, तो पढ़ रखी है, लेकिन ठीक है, उसके लिए हमें पहले अभ्यास की ज़रूरत है, उसके लिए हमें अप्रोच को फॉलो करते रहने की ज़रूरत है, और अच्छे से हमें क्या कर लेना है, हर एक प्रकार के लॉजिक के साथ में जान पहचान बना लेनी है। तो बात करें अगर हम यहाँ पे पूछे गए वर्ड की लेडीज़, तो हमें पता है पहले हमें क्या करना था, एल में -2 करना था, तो प्लेस वैल्यू थी 12, -2 की अगर हम बात करें तो हो जाएगा 10, लेकिन साथ ही साथ हमें पैटर्न को भी फॉलो करना है, यानी कि तीसरे नंबर पे हमें देखने को मिलेगा जे, तो एक ऑप्शन हो गया आपका एलिमिनेट, या मैं इसको अलग से लिख करके पैटर्न ही पूरा का पूरा ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। देख लेते हैं फटाफट से, LADIES पैटर्न की अगर हम बात करें तो इस प्रकार से पैटर्न बनेगा यहाँ पे। तो 12 -2 करोगे तो हो जाएगा 10, 4 -2 करोगे तो हो जाएगा 2, और 27 -2 करोगे तो हो जाएगा 25। BYJ की अगर हम बात करें, BYJ यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस्टेक है आपके ऑप्शन में, सर यहाँ पे 4 करना था मेरे को, यहाँ पे -4 है, तो 27 - 4 करोगे तो आपको मिलेगा 23, जो कि प्लेस वैल्यू होती है किसकी, W की, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे BWJ, तो BWJ के साथ में आपको एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया यहाँ पे, -2, -4 और -2, और यहाँ पे क्या करना था हमें, यहाँ पे करना था हमें +2, +4 और +2। तो एस में +2 करोगे तो मिल जाएगा आपको U, ई में +4 करोगे तो मिल जाएगा आपको I, और I में +2 करोगे तो मिल जाएगा K, यानी कि U, I, K आपको अगला यहाँ पे 3 एलिमेंट देखने को मिलेगा। क्लियर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की यदि मैं बात करूं तो बोला इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज किंगडम इज रिटन एज PKMTOQF, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर कॉन्कर, ठीक है। चलिए तो अप्रोच की अगर हम बात करें तो फटाफट से लिखेंगे यहाँ पे KINGDOM किंगडम। प्लेस वैल्यू की बात करें तो 11, 9, 14, 7, 4, 15, 13। आप भी हमारे साथ साथ प्लेस वैल्यू को रिकॉल करते हुए चलेंगे, आप भी बोलते हुए चलेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। कोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा PKMTOQ और F। क्लियर। प्लेस वैल्यू की बात करें तो 16, 11, 13, 20, 15, 17 और 6। क्लियर। आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग लॉजिक पे। लॉजिक की बात करें तो के का अपोजिट लेटर क्या होता है, तो के का अपोजिट लेटर होता है P। यहाँ पे आप अपोजिट लेटर के रूप में इसको देख सकते हैं। I का अपोजिट लेटर की अगर हम बात करें तो I का अपोजिट लेटर होता है R, लेकिन यहाँ पे हमें R देखने को नहीं मिल रहा है। N का अपोजिट लेटर M होता है, D का अपोजिट लेटर यहाँ पे W होता है, देखने को नहीं मिल रहा है। क्लियर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे लॉजिक की, तो लॉजिक की अगर बात करोगे तो 11 से 16 आप देख सकते हो प्लस का 5, या 11, 16 आपका 27 हो रहा है, अपोजिट लेटर हो रहा है। 9 से 11 हो रहा है तो प्लस का 2, और 14 से 13 हो रहा है तो माइनस का 1, यानी कि ये भी आपको एक वैलिड सीक्वेंस में बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और मैंने कहा जब आपको सामने सामने वैलिड सीक्वेंस या वैलिड लॉजिक में प्रश्न बनता हुआ दिखाई नहीं देगा तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे पैटर्न्स को फॉलो करना शुरू करेंगे। पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जी, जो कि क्या है, इस शब्द को, इस वर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि मिड में आपको देखने को मिल रहा है जी। अब हम फर्स्ट हाफ का इंटरचेंज फर्स्ट हाफ में कर सकते हैं, सेकंड हाफ का इंटरचेंज सेकंड हाफ में कर सकते हैं, या फर्स्ट हाफ का इंटरचेंज सेकंड हाफ में और सेकंड हाफ का इंटरचेंज फर्स्ट हाफ में करके पैटर्न बनता हुआ देख सकते हैं।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 11 से हो जा रहा है ये 13, 14 से हो जा रहा है 16 और 9 से हो जा रहा है 11, यानी कि सब में क्या हो रहा है यहाँ पे +2। क्लियर? ये हो गया आपका अपोजिट लेटर। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 4 से हो जा रहा है 6, 13 से हो जा रहा है 15 और 15 से हो जा रहा है 17, यानी कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है क्या, +2। क्लियर? तो जो मिड वाला है वहां पे अपोजिट लेटर, बाकी फर्स्ट हाफ में +2 और सेकंड हाफ में भी +2, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए। क्लियर? इस पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो पूछा किसके लिए गया है, पूछा गया है कॉन्कर के लिए। तो करेंगे क्या, CONQUER। क्लियर? पैटर्न की अगर हम बात करें तो क्यू का अपोजिट लेटर क्या होता है आपका, क्यू का अपोजिट लेटर होता है जे, यानी कि मिड में आपको दिखना चाहिए जे। मिड में अगर मैं जे की बात करूं तो केवल और केवल आपको यहाँ पे जे के चौथा एलिमेंट जो है जे के रूप में आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जब आप प्रश्न को बनाएंगे तो ये अप्रोच आपका होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे हम सारे के सारे एलिमेंट्स की चर्चा करेंगे। तो 14 2 की अगर हम बात करें तो 16, 15 2 की बात करें तो 17, 3 2 की अगर हम बात करें तो 5, 21 18 2 की अगर हम बात करें तो 20, 5 2 की हम बात करें तो 7, 21 2 की हम बात करें तो 30, यानी कि ये आपका निकल करके आ जाएगा क्या, आंसर। क्लियर? तो आई होप कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आया होगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज प्लांट इज रिटन एज PLANT, प्लांट इज रिटन एज LPANH। क्लियर? समझिएगा, 16, 12, 1, 14, 20, 12, 16, 1, 14 और 8। क्लियर? अब देखते हैं कि कितने लोग इस प्रश्न को हल कर पाए हैं अभी तक। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें तो पूछा है आपसे किसके लिए कोड, पूछा है आपसे फ्रूट के लिए कोड। तो लॉजिक की अगर हम बात करें तो लगाते रहो लॉजिक, समझते रहो, समझ में आ गया तो बेहतर है, नहीं आया तो फिर दिक्कत होने वाली। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमें हर एक प्रकार के प्रश्न के साथ में दोस्ती करना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें P से आपको L बनता हुआ दिखाई दे रहा है, L से P बनता हुआ दिखाई दे रहा है, A से आपको A बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आपको A से A देखने को मिल जाए या Z से आपको Z देखने को मिल जाए, इसको आप नोट करके लिख सकते हैं, A से A देखने को मिल जाए या Z से Z देखने को मिल जाए, तो यहाँ पे लॉजिक क्या लगा हुआ हो सकता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे लॉजिक की, तो हमें पता है A का अपोजिट लेटर होता है Z, और Z में जब हम क्या करते हैं +1 करते हैं तो दोबारा से हमें A देखने को मिलता है। इसी प्रकार Z से अगर Z देखने को मिल जाए तो Z का अपोजिट लेटर होता है A, और A में हम -1 कर देते हैं तो वापस से हमें देखने को मिल जाता है Z। यानी कि अगर हम लॉजिक की बात करें तो यहाँ पे लॉजिक क्या लगा हुआ हो सकता है, अपोजिट लेटर +1। यानी कि अभी तक हम लोगों ने लॉजिक के तहत पढ़ा था अपोजिट लेटर, हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन, लेकिन अपोजिट लेटर के साथ में एडिशन यानी कि मल्टीपल लॉजिक्स को एक साथ लगा करके भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें P का अपोजिट होता है K, K +1 करोगे तो मिल जाएगा L, L का अपोजिट होता है O, O +1 करोगे तो मिल जाएगा P, A का अपोजिट होता है Z, Z +1 करोगे तो मिल जाएगा A, N का अपोजिट M होता है, M +1 करोगे तो मिल जाएगा N, और T का अपोजिट G होता है, +1 करोगे तो मिल जाएगा H। क्लियर? लॉजिक की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या चल रहा था, अपोजिट लेटर +1, अपोजिट +1। इस लॉजिक को आप एक और तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 + 12 की अगर हम बात करें तो मिल जाएगा 28, 12 + 16 की बात करें तो मिल जाएगा 28, 1 + 1, तो मैंने कहा 1 1 को अगर हम 27 कंसीडर करें तो यहाँ पे भी आपको 28 देखने को मिलेगा। यहाँ पे 14 + 14 की बात करें तो 28 देखने को मिलेगा, 20 + 8 की बात करें तो 28 देखने को मिलेगा। तो हमने पढ़ा था सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ अपोजिट लेटर इज ऑलवेज 27, और इसमें +1 कर देंगे तो वैल्यू बन जाएगी 28। इस प्रकार से भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते थे कि यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, अपोजिट लेटर +1। क्लियर? तो ये हो गई बात आज के सेशन की। चलिए एक और प्रश्न, और साथ ही साथ एट लास्ट सेशन खत्म करने से पहले हम लोग जो आपके फ्रंट पेज पे यानी कि जो पहले पृष्ठ पर आपका प्रश्न था उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज बोर्ड इज रिटन एज XJWER। अप्रोच की बात करें तो अभी भी आपको फिलहाल फॉलो करते रहने की आवश्यकता है। ये लिखेंगे हम लोग बोर्ड, यहाँ पे लिखेंगे इसका कोड WER। लॉजिक की हम बात करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 15, 1, 18 और 4, यहाँ पे हो जाएगी प्लेस वैल्यू इसकी कितनी, 24, 10, 23, 5 और 18। यहाँ पे अगर हम बात करें तो B का अपोजिट लेटर होता है Y,
y -1 करेंगे तो मिलेगा x, यानी कि अपोजिट क्या किए हम, अपोजिट -1। O का अपोजिट होता है L, -2 करे तो मिल गया 10। A का अपोजिट होता है Z यानी कि 26, -3 करे तो मिल गया 23। R का अपोजिट होता है I, -4 करे तो मिल गया E। D का अपोजिट होता है W, प्लेस वैल्यू 23, माइनस करेंगे 5 तो मिल जाएगा 18। क्लियर, लॉजिक समझ में आया। अपोजिट लेटर -1, -2, -3, -4 पूछा किसके लिए गया है, रीच के लिए, तो R का अपोजिट होता है I, -1 करोगे तो मिलेगा H, 2 ऑप्शन हो गए एलिमिनेट। E का अपोजिट V, -2 करोगे तो मिलेगा T, यहाँ पे W, यहाँ पे आपको चौथा एलिमेंट में अलग देखने को मिला, चौथा एलिमेंट है C। C का अपोजिट लेटर होता है X, -4 करोगे तो मिलेगा T, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। फटाफट से देख लो भाई, REACH, R का अपोजिट क्या होता है I, I में -1 करोगे तो मिलेगा H, ठीक है, अपोजिट -1। फिर E का अपोजिट होता है V, प्लेस वैल्यू होती है 22, -2 करोगे तो मिलेगा T। A का अपोजिट होता है Z, प्लेस वैल्यू 26, -3 करोगे तो मिलेगा 23, किसकी प्लेस वैल्यू होती है W की। C का अपोजिट होता है X, प्लेस वैल्यू 24, -4 करोगे मिलेगा 20, किसकी प्लेस वैल्यू होती है T की। H का अपोजिट S, हनी सिंह, -5 करोगे तो कितना हो जाएगा 19 - 5 14, प्लेस वैल्यू किसकी, N की। क्लियर, तो इस प्रकार से हमें बना लेना है। बात कर लेते हैं आपके पहले प्रश्न की, जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिला था। चलिए इस प्रश्न की भी हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है लाइफ इज रिटन एज MOGI, तो पूछा किसके लिए है, सूप के लिए। चलो लाइफ MOGI, देख लो भाई, MOGI। क्यों मैं इस प्रश्न को अभी डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लॉजिक में क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो लॉजिक में आप एक और पॉइंट ऐड करके लिखेंगे, वॉवेल कॉन्सोनेंट, ठीक है, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट की अगर हम बात करें तो वॉवेल्स के लिए अलग लॉजिक और कॉन्सोनेंट्स के लिए अलग लॉजिक, इस पर बेस्ड भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, जैसा कि आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, पूछा किसके लिए, SOUP के लिए। तो L का यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू 12, M की प्लेस वैल्यू 13, यहाँ पे M की प्लेस वैल्यू आपको 13, I की प्लेस वैल्यू 9 और O की प्लेस वैल्यू 15, F की प्लेस वैल्यू 6, G की प्लेस वैल्यू 7, E की प्लेस वैल्यू 5 और I की प्लेस वैल्यू 9। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं जितने कॉन्सोनेंट है वहां पे क्या हो रहा है, केवल +1 हो रहा है, और जो वॉवेल है उसका हम क्या कर ले रहे हैं, अगला वाला वॉवेल यहाँ पे लिख रहे हैं एज अ कोड। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हम S की बात करें, प्लेस वैल्यू 19 तो हो जाएगा 20, जो कि प्लेस वैल्यू होती है T की। O का अगला वॉवेल क्या होता है, U होता है, और U का अगला वॉवेल क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। P के बाद वाले लेटर की बात करें तो हो जाएगा Q, यानी कि यहाँ पे हम लोग नोट करके लिखेंगे लॉजिक वाले हिस्से में, जहाँ पे हम लोग नोट्स बना रहे थे, जहाँ पे हम लोगों ने लिखा था लॉजिक, तो वहां पे हम लोग लिखेंगे वॉवेल कॉन्सोनेंट। ठीक है, वॉवेल कॉन्सोनेंट ऐड कर देंगे और स्पेस छोड़ देना लॉजिक वाले में। जब हम न्यूमेरिकल कोडिंग की बात करेंगे तो वहां पे कुछ एडिशनल लॉजिक्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो बोला है इन सर्टेन कोड लैंग्वेज अर्थ इज रिटन एज DHIGH। तो अर्थ की अगर हम बात करें तो इस प्रकार से लिखना हमें EARTH, अर्थ। कोड की अगर हम बात करें तो DHIG और J। प्लेस वैल्यू की बात करें तो 5, 1, 18, 20 और 8, यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4। तो 5 से 4, 1 से 8, R से 9, T से G, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो H से J। ठीक है, समझते हैं। जब हमने बात करी थी लॉजिक की तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू, और ये भी बताया था कि ये सेम बात आपकी इंप्लीमेंट हो सकती है अपोजिट लेटर्स के ऊपर। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे आपको लॉजिक देखने को मिल रहा है। E का अपोजिट लेटर क्या होता है, V, प्लेस वैल्यू कितनी होती है 22, 2 + 2 करोगे मिलेगा 4, जो कि प्लेस वैल्यू होती है किसकी, D की। A का अपोजिट लेटर होता है Z, प्लेस वैल्यू होती है 26, 2 + 6 करोगे मिलेगा 8, जो कि प्लेस वैल्यू किसकी होती है, H की। क्लियर। R का अपोजिट I, सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू वाला लेटर है, एज इट इज देखने को मिल रहा है। T का अपोजिट G, सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू वाला लेटर है, एज इट इज देखने को मिल रहा है। H का अपोजिट होता है S, हनी सिंह, और S की प्लेस वैल्यू कितनी 19, तो 9 + 1 करोगे तो 10, यानी कि J के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। और मैंने बताया था कि यहाँ पे A भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, पूछा किसके लिए गया है, प्लैनेट के लिए पूछा गया है। तो P का अपोजिट होता है K, कमला पसंद, कानपुर, काजू, पिस्ता। ठीक है, K का अपोजिट P, और
के की प्लेस वैल्यू थी 11, तो 1 + 1 करोगे 2, यानी बनेगा क्या बी। 2 ऑप्शन हो जाएंगे आपके एलिमिनेट। एल का अपोजिट ओ लव, ओ की प्लेस वैल्यू कितनी 15, 5 + 1 करोगे 6, बनेगा क्या एफ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। ठीक है, आगे के लेटर्स की भी जांच कर लेते हैं। तो ए का बनेगा अपोजिट लेटर जेड, प्लेस वैल्यू 26, 6 + 2 करोगे 8, प्लेस वैल्यू एच की। एन का अपोजिट लेटर बनेगा एम, प्लेस वैल्यू 13, 3 1 4, प्लेस वैल्यू किसकी डी की। ई का अपोजिट वी, प्लेस वैल्यू 22, 2 + 2 4, प्लेस वैल्यू किसकी डी की। और टी का अपोजिट जी, जो कि एक सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू वाला लेटर है, इसलिए आपको एज इट इज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर। तो आई होप कि आपने काफी कुछ यहाँ पे सीखा होगा और इसको हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे अगले सेशन में, जहाँ पे हम लोग मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ आपके अलग अलग एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों की भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि यहाँ पे सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आराम से इत्मीनान से हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे सीखते हुए चलेंगे। और मैंने बताया कि परीक्षा कोई भी हो, सिलेक्शन आप ही का होगा। ठीक है, चलिए प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो यहां पे बोला जा रहा है प्रोजेक्ट इज रिटन एज EGDAECB। ठीक है, प्रोजेक्ट की बात करें तो EGDAECB। फटाफट से देखिए, मैंने आपको बताया था सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू के बाद क्या डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू यहाँ पे 16, यहाँ पे 18, यहाँ पे 15, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू वाले लेटर में आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपको सी एज इट इज देखने को मिल रहा है, जिसकी प्लेस वैल्यू 3। 2 और 0 के अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 2, जो कि प्लेस वैल्यू बी की होती है। ई आपका सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू वाला लेटर एज इट इज देखने को मिल रहा है। जबकि हम जे की बात करें तो 1 और 0 के डिफरेंस की बात करें तो 1 होगा, यहाँ पे हमें ए देखने को मिल रहा है। ओ की बात करें तो 5 और 1 के डिफरेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 मिलेगा, जो कि प्लेस वैल्यू किसकी हो रही है डी की हो रही है। 18 में 8 और 1 के डिफरेंस की बात करें 7, जो कि प्लेस वैल्यू जी की। और 16 में 6 और 1 के डिफरेंस की बात करें 5, जो कि प्लेस वैल्यू किसकी हो जाएगी ई की हो जाएगी। क्लियर। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग लॉजिक और कॉन्सेप्ट्स के साथ, और हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। मोटिव क्या है कि आपके दिमाग में ये डाटा फीड हो जाए, एग्जाम का जो फोबिया है, आपकी जो निरंतरता है जो बाधित होती है कहीं ना कहीं, वो कंटिन्यूटी आपकी बरकरार रहे और आपका जो एम है वो पूरा हो सके। क्लियर। तो इसी कामना के साथ चलते हैं कि आप लोग यहाँ पे बेहतर तरीके से पढ़ाई करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको सेशन कैसा लगा। और सेशन यदि अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।